हेलो। देखो, जैसा कि हम जानना चाह रहे हैं यहाँ पे टीपीआई पिन वर्सेस पावर ऑफ अटॉर्नी को। देखो यहाँ पे क्या होता है, टीपीआई पिन अभी हाल ही में आपके पास अगर कोई डीमेट अकाउंट हो तो वहाँ पे आपको, अगर आप शेयर पड़े हैं हुए हैं आपके डीमेट पे, तो आपको सेल करने के लिए वहाँ पे टीपीआई पिन की ज़रूरत पड़ रही है। देखो, टीपीआई पिन की ज़रूरत उन लोगों को पड़ रही है जो इन्होंने अपना जो पावर ऑफ अटॉर्नी है अपने जो डीमेट वाले ब्रोकर को सबमिट नहीं किया फॉर्म ऑफलाइन। ऑफलाइन ही यहाँ पे मतलब कि अपने जो हार्ड कॉपी है उसकी वो आपने जमा नहीं करवाई है अपने ब्रोकर के पास में। उस कंडीशन पे क्या होता है, आपको टीपीआई पिन जनरेट करके आप जब भी कोई शेयर को सेल करेंगे वहाँ पे आपको इसकी जरूरत होगी सीएनसी के अंदर पे। ओके, अब देखेंगे अपनों के होता क्या चीज़ है। और यहाँ पे एक डाउट है कि अगर आपके पास कोई डीमेट अकाउंट है और उसका जो ब्रोकर है आपको फ्रॉड कर दे, वो धोखा दे दे, या फिर वो उसके साथ कुछ भी ऐसा एक्सीडेंटल कुछ भी हो जाए उस कंपनी के साथ में, जिस कंडीशन पे आपके जो उस ब्रोकर के यहाँ पे खुला है डीमेट पे अगर आपके शेयर हैं, तो उनके साथ क्या होगा? क्या आप उसको दूसरे ब्रोकर पे, दूसरे डीमेट पे आप उसको ट्रांसफ़र कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? अब यहाँ देखते हैं सबसे पहले तो अपन कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी है क्या चीज़। देखो, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, जब भी आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन जब भी आप फॉर्म भर रहे होंगे तो वहाँ पे पीडीएफ के साथ में, अगर जब आप ऑफलाइन कर रहे होंगे तो वहाँ पे पीडीएफ होता है। अगर आप इक्विटी और कमोडिटी दोनों को चेक मार्क लगाते हैं जैसे जीरोधा पे, वहाँ पे अलग अलग सेगमेंट के लिए आपको अलग अलग फॉर्म फिल करना होता है। जैसे कि आपने इक्विटी पे अगर शिफ्ट ट्रेड करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप इक्विटी के अलग वहाँ पे फॉर्म अवेलेबल है, और वैसे ही अगर आप कमोडिटी पे ट्रेड करना चाह रहे हैं तो जीरोधा पे कमोडिटी के लिए फॉर्म जो पीडीएफ फाइल है वो अलग है। आपको दोनों ही फॉर्म को फिल करके सबमिट करना होता है, भेजना होता है उनके ऑफिस पे। तो उन्हीं के साथ पे एक और तीसरा पीडीएफ होता है, जहाँ पे होता है वो पीडीएफ होता है पावर ऑफ अटॉर्नी का, पीओए फाइल जिसको बोलते हैं। वहाँ पे एक कंडीशन होता है कि जो आपने जो पावर ऑफ अटॉर्नी को साइन करके अगर अपने ब्रोकर के पास में उसको जमा करवा लिया उसका हार्ड कॉपी को, तो उस कंडीशन पे जो ब्रोकर को एक ऑथेंटिकेट मिल जाता है, एक ऑथराइज हो जाता है इस चीज़ के लिए कि आपके डीमेट पे रखे हुए शेयर को सेल कर सकता है। देखो यहाँ पे एक बात बता दूं आपको, आज से पहले जो यहाँ मुकाबले में जो फ्रॉड की जो गुंजाइश है काफ़ी कम हो चुकी है। सेबी ने इसके लिए काफ़ी इंतजाम किए हैं। इससे पहले क्या होता था कि अपने निजी फायदे के लिए जो ब्रोकर होता था आपके रखे हुए जो शेयर हैं, अगर उसको मतलब कुछ ऐसा न्यूज़ है उसके पास जिससे कि उसको पता है कि उसका जो भाव है नीचे आने वाला है, तो उस कंडीशन में शॉर्ट सेलिंग करता था वो आपके डीमेट से, मतलब आपके रखे हुए शेयर को सेल कर देता था। जिससे क्या होता था कि मार्केट में अगर वो नीचे गिरता है तो उस कंडीशन में वो क्या है कि अपना प्रॉफिट लेता था, उसको बाद में बाय करके आपके डीमेट खाते में चुपचाप वो रख देता था। कई बार होता है कि डीमेट खाता खुलवाने के बाद हम बहुत लेट तक उसको गौर नहीं करते हैं, हम तो खैर करते हैं, तो इससे पहले लोग नहीं किया करते थे उतना। पहले इतना इंटरनेट अवेलेबिलिटी भी बहुत कम थी, और रेगुलर मैसेज, रेगुलर मेल ये सब चेक करना आम बात नहीं हुआ करती थी। आगे डेट में तो ये बहुत ईजी वे पे बन गया है कि आप रेगुलर इस चीज़ से अपडेट हैं। तो उस समय ऐसा बहुत सारे फ्रॉड सामने आया, जिसके बाद क्या हुआ कि जो सेबी है जो पूरा इसको रेगुलेट करती है इस तरह के फ्रॉड को ना हो करके, तो उन्होंने काफ़ी कड़े इंतजाम किए और काफ़ी जो अपना दृष्टि है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ाया, मतलब जो सिक्योरिटी है ऑफ जो आप देखेंगे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। जिस वजह से क्या हुआ, कुछ रूल्स बनाए सेबी ने, और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नियमों के कई मानकों पर कस दिया। इसके बाद तहत सेटलमेंट के मकसद से प्रतिभूतियों, अब जैसे थोड़ा कठिन लाइन हो जाता है इसलिए उसको देख लीजिएगा एक बार, के फंडों को ट्रांसफर करने और ब्रोकर के अधिकार सीमित कर दिए गए हैं। ब्रोकर बिना लिखित अनुमति के क्लाइंट के नाम से ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। मतलब वही चीज़ है। और बहुत सारी चीज़ होता था, जैसे कि बहुत लोग बहुत समय तक ट्रेडिंग नहीं करते थे, तो कुछ कंडीशन पे वो क्या करते थे, आपके ट्रेडिंग अकाउंट से आपके बिना मर्जी के सेल करना और अलग से शेयर्स को खरीदना, इस तरह का कार्य उनके तरह, मतलब अनएथिकल, एक तरह इलीगल जो वर्क है एक हुआ करता था। लेकिन इस तरह के कार्य को रोकने के लिए सेबी ने बहुत जो सिक्योरिटी ऑफ लेवल है उनका वो बढ़ा लिया है।
तो एक चीज़ तो ये हुई कि आपको जो सबमिट करना है या नहीं करना है आपके हाथ में। वहाँ दिक्कत क्या होता है कि आपने मान लो वो जो फॉर्म है आपने उसको सबमिट नहीं किया, उसको कुरियर नहीं किया उसकी हार्ड कॉपी को भर के, तो उस कंडीशन पे आपको जो टीपीआई पिन है वो जनरेट करना जरूरी हो जाता है। टीपीआई पिन क्या होता है कि अब जब ये सीडीएसएल के द्वारा होता है, जैसे कि आपको बता देता हूँ, जो जनरेट जो टीपीआई है सीडीएसएल, मतलब जो हमारे बड़े डिस्काउंट ब्रोकर हैं, जो हाल ही में जो लोगों का नाम ले चुका हूँ मैं, जीरोधा और अपटॉक्स, ये थोड़े रेपुटेड जो ब्रोकर हैं, जो कि ऐसा फ्रॉड नहीं करेंगे ऐसा हम मान सकते हैं कि इतने रेपुटेड हैं, तो थोड़ा चांस बनता है कि इनके ऊपर थोड़ा विश्वास किया जा सके। लेकिन अब ऐसे तो सिर्फ चांस लेके विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए सीडीएसएल जो है उनको जो ऑथराइज करती है वो क्या करता है, लिंक होता है आपके पैन कार्ड से और आपके डीमेट से, एक टीपीआई पिन जनरेट कराती है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जहाँ पे आपको जो अपना डीमेट खुलवा रखा है उससे जो पेन है वो लिंक होती है। लिंक होने की वजह से आपको एक जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड करती है, और ओटीपी के तहत मतलब एक तरह का पिन सेंड करती है। वो पिन को आप हर बार रीसेट कर सकते हैं जब भी आपको लगे कि आपका पिन आपने फॉरगेट कर लिया या फिर किसी को पता चल गया। इस तरह के केसेस में वहाँ पे पिन जब तक ये अपना डालेंगे इन द शेयर को सेल करते समय, तब तक वो शेयर जो है वो सेल नहीं होती। ये प्रॉब्लम रहता है। अगर वो फॉर्म भर के फिल करके आपने ब्रोकर के पास जमा करा दिया है उसका हार्ड कॉपी, उस कंडीशन पे जो टीपीआई पिन की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, ये यहाँ पे डिसएडवांटेज जो है, इस चीज को मैं बोल सकता हूँ कि टीपीआई पिन की जरूरत आपको हर बार सेल करते समय लगेगी अगर आपने उस फॉर्म को जमा नहीं किया है। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज भी है या फिर एडवांटेज भी है, आप कैसा देखना चाहें वो आपके ऊपर है। आपको एक तरह से सेव कर रहा है, दूसरे और थोड़ा सा पिन, हालांकि पिन डालने में कितना समय लगेगा, 1 सेकंड का बात है वैसे। अब देखो उसके यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है, अगर आप इस पिन को अगर आपने जनरेट नहीं किया है तो इस पिन को आप जनरेट कर सकते हैं इस लिंक के थ्रू। और उसके बाद अब देखिए जो यहाँ जो प्रोसेस है लिंक से टीपीआई पिन को जनरेट करने का, वो 2 सेगमेंट में है। पहले तो आपका BOID। BOID क्या होता है, 16 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है जो आपके जहाँ पे अपने ब्रोकर, जिस भी ब्रोकर के पास आपने अपना डीमेट खुलवाया है, चाहे जीरोधा हो चाहे अपटॉक्स, वहाँ पे आप प्रोफाइल वाले सेक्शन पे जाएंगे तो वहाँ आपको BOID जो है आपको आसानी से मिल जाएगा, 16 डिजिट का होता है। और नीचे वाले सेगमेंट में आपको पेन नंबर लिखना होता है आपका, एज इट इज जैसा आपको लिखा हुआ है, मतलब अल्फाबेट और न्यूमेरिक होता है वो आपको नीचे लिखना होता है। जब ये उसको रजिस्टर जनरेट करने के लिए जाएंगे पिन को, टीपीआई पिन को, तो उस कंडीशन में आपको एक पिन जो है सीडीएसएल की ओर से आपके मोबाइल पे सेंड कर दिया जाएगा। वो पिन आपको हर बार डालना होगा जब भी आप अपने होल्डिंग शेयर को सेल करेंगे। और इस पिन के जनरेशन के बाद, अगर इस पिन को आपने जनरेट कर लिया है और आपने उस फाइल को सबमिट नहीं किया तो भी ठीक है, कि उसको ऑथराइज नहीं करता। अगर आपने वो फाइल जमा नहीं किया है तो आपका जो ब्रोकर है आपके जो शेयर्स को सेल नहीं कर सकता विदाउट टीपीआई पिन। ओके, अब यहाँ पे आपको बता देता हूँ उसके कुछ रूल्स नहीं बोलना चाहिए, ध्यान रखने वाली चीज बातें। देखिए यहाँ पे सुनिश्चित करें कि डिपोजिटरी के साथ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट हो। डिपोजिटरी क्या मतलब, जो आपका जो सीडीएसएल है, जो आपका डीमेट है, उसमें जो आपका मोबाइल नंबर है, जब भी आप कुछ शेयर खरीदते या बेचते हैं कैश एंड कैरी, जो आपका सीएनसी के अंदर पे जब आप होल्डिंग करते हैं, उस कंडीशन पे आपके मोबाइल नंबर पे और आपकी ईमेल आईडी पे रेगुलर अपडेट करता है सीडीएसएल कि आपके खाते पे क्या शेयर बेचा गया और क्या शेयर खरीदा गया। इसको तो ये जरूरी है कि आपका जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी बिल्कुल अपडेट हो। ऐसा ना हो कि आपने जब खाता खुलवाया हो उस समय आपने जो ईमेल आईडी यूज किया, हो सकता है आपने मोबाइल चेंज किया और वो चला गया उस मोबाइल के साथ में, या फिर आपका मोबाइल नंबर जो है वो खो गया हो और आपने दूसरा मोबाइल नंबर यूज करना स्टार्ट कर दिया और आपने उसको और ध्यान नहीं दिया। ऐसे हो सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि हो, पर ऐसे केसेस हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करवा लें। देखिए दूसरा यहाँ पे डीमेट खाते में हर एक ट्रांजेक्शन के बाद डिपॉजिटरी की ओर से भेजे गए एसएमएस और ईमेल स्टेटमेंट चेक करें। वही चीजें हर महीने ब्रोकर के ओर से जारी किए जाने वाले होल्डिंग स्टेटमेंट को जांचें। देखिए हर महीने जो है ब्रोकर भी एक ना मेल आपको करता है होल्डिंग स्टेटमेंट का। और तीसरा, ब्रोकिंग अकाउंट में अतिरिक्त पैसा ना रखने से बचे। अच्छा, ये जो लाइन है इसमें थोड़ा ध्यान देखने वाली बातें हैं कि
जो ब्रोकिंग अकाउंट में अतिरिक्त पैसा रखने से बचें। देखिए ब्रोकिंग अकाउंट में क्या होगा, जैसे कि अगर आप होल्डिंग टू होल्डिंग चलते हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप होल्डिंग टू होल्डिंग चल रहे हैं, मतलब आपके जो शेयर हैं आप खरीद रहे हैं और थोड़े एक समय के बाद आप उसको बेच रहे हैं या फिर होल्ड करते हुए चल रहे हैं बहुत लंबे अवधि के लिए, तो उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन आप ट्रेडर हैं, ट्रेडर मतलब जो इंट्राडे ट्रेडर हैं इस टाइप के, या फिर थोड़े शॉर्ट टाइम ट्रेडर हैं, तो उनके अकाउंट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पैसा होता है। तो उस कंडीशन पे जो ब्रोकर है आपके उस पैसे का उपयोग कर सकता है यहाँ पे अपने लाभ के लिए। क्या करेगा वो, आपके ट्रेडिंग अकाउंट से आपके पैसे को वो इंट्राडे बेसिस के ऊपर पे या फिर किसी और तरीके से उस पैसे का उपयोग कर सकता है वो। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास जो पैसा है वो सही है या नहीं है। हो सकता है कम या ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पे मैं एग्जैक्ट नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन ये संभावनाएं बनी है। लेकिन उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है जो कैश एंड कैरी के अंदर पे चल रहे हैं, मतलब जो सीएनसी के अंदर पे जो खरीदी बिक्री कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप उतना ही पैसा डालें जितना आपको शेयर खरीदना हो, तो उस कंडीशन में जो बचे पैसे हैं वहाँ पे होंगे ही नहीं। तीसरा, सेविंग अकाउंट में केवल खरीदते समय पैसा ट्रांसफर करें, जैसा कि नीचे लिखा है। आप एंड ट्रेड के लिए ब्रोकर के पास हस्ताक्षर की हुई डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप न रखें। वही पीओ वाली बात है जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, ये पहले पिक्चरों में सुना में आता था, अब आप इसको यूज कर पाएंगे जो पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक, अब नीचे देखिए, डिपॉजिट सीडीएसएल या एनएसडीएल दोनों ही डीमेट खाते में से भी ट्रांजेक्शन के एसएमएस अलर्ट या ईमेल भेजते हैं। हाँ, ये दोनों क्या से आता है, लेकिन हमारा जो ब्रोकर है उसका जो टाइप है, उसका टाइप नहीं बोलना चाहूँगा, अगर उसका जो देखरेख कर रहा है, जो भी उसका जो केयर टेकर है वो सीडीएसएल। देखिए यहाँ पे मैंने पहले जगह पे थंबनेल पे लिखा हुआ है कि आपका अगर ब्रोकर से आप दूसरे ब्रोकर पे जा रहे हैं, मतलब आपका जो डीमेट है एक जगह दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो उस कंडीशन पे आप पहले में खरीदे हुए जो शेयर हैं वो दूसरे ट्रांसफर कैसे करेंगे। होता है बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है, हो सकता है कि आपने 10-12 खुलवा ली हो सकता है, बिल्कुल संभावना है। हाँ, आपने तो नहीं खुलाएंगे अगर आप नए हैं तो, लेकिन जो बहुत पुराने हैं वो समय समय के साथ में जो अपडेट आते गए नए ब्रोकर, तो सब में क्या 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 अलग है, उसके चक्कर में कई बार हम लोग खुलवा लेते हैं ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स। तो उस कंडीशन पे जो बहुत सारे अकाउंट्स ओपन कर लेते हैं, तो वहाँ पे कभी कभार अपन कहीं पे कुछ शेयर, कहीं पे कुछ शेयर, कहीं पे कुछ शेयर इस तरह के रखते हैं, तो ट्रेडिंग करने में भी और उसको वापिस से देखने उठने में भी काफ़ी दिक्कतें हो सकती है। तो उनके लिए एक अच्छी बात है, और उनके लिए भी जिनके पास 2 अकाउंट है और वो शिफ्ट करना चाहते हैं किसी तीसरे अकाउंट पे, या फिर पहले से दूसरे पे, या दूसरे से पहले पे, जैसा भी हो, तो यहाँ पे आप शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेबी रजिस्ट्रेशन करना होगा, एक अकाउंट रीजनरेट करना होगा, एक अकाउंट जनरेट करना होगा, एक्चुअल में रजिस्टर्ड करना होगा। ऊपर वाली जो लिंक है वो रजिस्ट्रेशन वाली है, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करके आप जो है शेयर्स को एक दूसरे जगह से ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे थोड़ा बता दूंगा इसको थोड़ा डिटेल पे। और दूसरा नीचे वाला ऑप्शन है सेबी कंप्लेंट्स का, जो इस वाली साइट है https://scores.government.in। इस वाले जो लिंक से आप डायरेक्ट जा सकते हैं कंप्लेंट वाली जगह पे, साइट्स पे, जहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के कंप्लेंट्स, अगर आपके पास हो, कोई क्यूरीज हो, तो आप उसको बांट सकते हैं सेबी के साथ। देखिए, जो ऑनलाइन जो ट्रांसफर करने वाली प्रक्रिया है एक डीमेट से दूसरे डीमेट पे जो आपके शेयर्स को, वो क्या है, वो कैसे है, मतलब तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जैसे कि मैंने पहले बता चुका है कि आप रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करेंगे। उसके बाद आप जैसे ही रजिस्टर्ड कर लेंगे, उसके बाद जब आपको आईडी पासवर्ड मिल जाए, लॉगिन कर लें आप, तो आपको जो पहला ऑप्शन दिखेगा वहाँ पे ईजीएस्ट करके उस विकल्प को चुनना है। फिर सिंपल सा जो फॉर्म है उसको फिल करना है, उसका प्रिंट आउट लेना है और डिपॉजिटरी जो पार्टिसिपेंट है उनको दें। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, डीपी आगे केंद्रीय डिपॉजिटरी को भेजा जाएगा और उसके बाद उसका सत्यापन होगा, उसको जांच करेगा कि एक्चुअल में है या नहीं है। फिर 2 से 3 दिन और लगेंगे, जिस कंडीशन में आपको
जो आपके शेयर दूसरे जहाँ पे भी अपने उसको ट्रांसफ़र करना चाहे वहाँ पे वो आ जाएगा। देखिए नीचे आपको जब आप लॉगिन कर लेंगे ना तो वहाँ पे ऑप्शन दिखेगा जो डिफरेंट टाइप के जो ब्रोकर्स हमारे इंडिया पे जो वर्किंग पे हैं वो आपको उसके जो लिस्टेड हैं वो आपको उस लिस्ट पे नज़र आएंगे। आपको उसमें चुनाव कर लेना है, बस इतना सा है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट से, मैं आपके लिए इसके ऊपर भी एक अलग से फॉर्म भरने से लेके शेयर्स को ट्रांसफ़र करने तक का वीडियो लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू।